मोदी और डिक्टेटरशिप 2014 के बाद से इन दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और इंडियन डेमोक्रेसी का कंपैरिजन एक डिक्टेटरशिप से करके क्लूलेस ऑपोजिशंस को एक अच्छा नैरेटिव मिल गया है। मीडिया हाउसेस को टीआरपी मिल जाती है और इन्हीं मीडिया हाउसेस के कॉर्पोरेट बॉसेस को एक अच्छा रेवेन्यू और यूट्यूबर्स को बढ़िया व्यूज, एंगेजमेंट एंड प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसी कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग भी एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि हमारे चैनल्स को भी व्यूज और एंगेजमेंट मिल जाएंगे और हमारे व्यूवर्स को भी पता चलेगा कि एक मजबूत डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है। भारत में इलेक्शन शुरू होते ही मोदी को डिक्टेटर प्रूफ करने की एक होड़ सी लग गई है। सबसे पहले तो हमने इन बहादुर यूट्यूब वालों को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भारत की आज़ादी कम होती जा रही है। यहाँ के सो कॉल्ड तानाशाह ने पूरे देश में डर का माहौल बना रखा है। यहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तक नहीं करा जा रहा है और हाल तो इतने बुरे हो गए कि इन यूट्यूबर्स को ये सब प्रूफ करने के लिए रोज उस तानाशाह को गाली देते हुए वीडियो बनानी पड़ती है, जिसके कारण इन बेचारों का पूरा करियर ही उस तानाशाह की तानाशाही पर डिपेंडेंट हो गया है। दूसरी तरफ है इनके तानाशाह, जिनकी तानाशाही इतनी कमजोर है कि वो ना तो अपने विरोधी यूट्यूबर्स का मुंह बंद कर पा रहे हैं और ना ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं से पड़ने वाली गालियों को रोक पा रहे हैं। पब्लिक के प्रेशर में जरूरी कानूनों को वापस कर देते हैं। 10 साल गद्दी पर बैठने के बाद भी अपने को भारत रत्न तक नहीं दे पाए। सही कहा जाए तो ये तानाशाह अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे किसी डेमोक्रेसी में जनता ने इलेक्ट किया हो। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल और परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन यूट्यूबर्स की वीडियो देख कर ये समझ चुके हैं कि वो भी एक किसी तानाशाह के अंडर में है और हैशटैग डेमोक्रेसी इन डेंजर का स्टेटस लगा के घूम रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ऐसे लोगों को ये समझने में आसानी हो सके कि असल में डिक्टेटरशिप होती क्या है। इस वीडियो के बाद शायद उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि डिक्टेटरशिप और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है। डिक्टेटरशिप क्यों है? Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टर्म डिक्टेटरशिप के मीनिंग से। डिक्शनरी के अनुसार अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप पोजेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पहला एब्सोल्यूट पावर और दूसरा विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। जिसने थोड़ी बहुत भी दुनिया देखी है उसको ये पता होगा कि भारत जैसी डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर नाम की कोई चीज नहीं होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा से ही वेरियस चेक्स के माध्यम से सबकी पावर्स को लिमिट कर रखा है। सरकार के मंत्री हर पार्लियामेंट सेशन में आंसरेबल हैं। मंत्रियों को डिपार्टमेंट्स या फिर काम के रिगार्डिंग पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ता है। अगर सत्ता के नशे में चूर होकर वो अपने को राजा समझने लगते हैं तो हर 5 साल में इलेक्शन आ जाते हैं और फिर जनता के सामने हाथ जोड़कर उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। ये इंडियन डेमोक्रेसी ही है जिसकी वजह से नेहरू फैमिली की जनरेशंस चुनी जा रही हैं। ये डेमोक्रेसी की ही ताकत है जिसने इस फैमिली की पार्टी को पार्लियामेंट में डबल डिजिट्स पे लाकर छोड़ दिया है। जहां इंडिपेंडेंस के बाद से कई सालों तक कोई और मजबूत पार्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। वहीं इस डेमोक्रेसी ने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस दिए, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी फॉर्म की बल्कि अपने अपने स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चलाकर ये दिखा दिया कि एब्सोल्यूट पावर तो सिर्फ जनता के पास है। एक ऐसी पावर जो आपको एक इलेक्शन में भारी मेजॉरिटी से गद्दी पर बैठा देती है और अगले ही इलेक्शन में ऐसा हाल करती है कि आप किसी वार्ड के पार्षद का चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं बचते। अब बिल्कुल लेमैन टर्म्स में डिक्टेटरशिप का मतलब समझते हैं। मोटी मोटी बात करें तो डिक्टेटरशिप 4 तरीके की होती है। पहली मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स पावर होल्ड करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं।
मिलिट्री डिक्टेटरशिप 90s, 70s और 80s के बाद से खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी म्यांमार और सूडान जैसे देशों में दिखती है। फिर आते हैं वन पार्टी डिक्टेटरशिप में, जिसमें गवर्नमेंट को एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। इंटरनल इलेक्शंस और सिलेक्शन से अपॉइंटमेंट हो जाते हैं और ऑपोजिशन के नाम पे कोई भी चीज नहीं होती है। और बता दूं, चाइना में इसी सिस्टम को फॉलो करा जाता है। और फिर आती है पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल सारी पावर अपने पास रखता है और अपने अकॉर्डिंग ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और लास्ट में आती है एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें राज परिवार बिना किसी लीगल लिमिटेशंस के पूरे देश में राज करता है। सऊदी अरेबिया में यही सिस्टम फॉलो होता है। इसके अलावा एक और डिक्टेटरशिप है जो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में फॉलो होती है। इसको कहते हैं बेगोक्रेसी, जिसमें दुनिया भर के देशों से रोटी मांगने के लिए कुछ पॉलिटिशियंस को पीएम बनाया जाता है, पर असली कंट्रोल बैकडोर से मिलिट्री के जनरल्स के हाथ में होता है। कुछ टाइम बीतने के बाद मिलिट्री पीएम और उसके मंत्रिमंडल को सड़कों पर पीटते हुए जेल में बंद कर देती है या फिर असैसिनेट कर देती है, और फिर एक नया पीएम बैठाकर विदेशियों के सामने भीख मंगवाती है। अब मोदी कौन से वाले डिक्टेटर है और कैसे 2014 के बाद इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, ये समझने के लिए जानते हैं कि एक डिक्टेटरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है टोटल कंट्रोल एंड पावर ओवर द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजंस। क्या मोदी के पास एब्सोल्यूट पावर है? अगर हाँ, तो किसान आंदोलन के बाद फार्म लॉ वापस क्यों लेने पड़े? क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रोज मारे जा रहे इनोसेंट माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए आए CAA जैसे इंपॉर्टेंट बिल के अगेंस्ट देश भर में हुए प्रोटेस्ट मोदी सरकार कुचल नहीं पाई? क्यों शाहीन बाग में महीनों तक सड़कों पर कब्जा करके बैठे प्रोटेस्टर्स को मोदी सरकार हटा नहीं पाई? क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, और भारत जैसी डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट जैसी चीज का मिसयूज होने के बाद भी गवर्नमेंट स्थिति बहुत ही खराब होने के बाद ही इन्वॉल्व होती है। डिक्टेटरशिप का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूजिंग स्टेट मशीनरी फॉर पर्सनल एंड इलेक्टोरल गेन्स। 2014 के बाद से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर सरकारी कब्जे की बात करने वाले शायद ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कांग्रेस गवर्नमेंट में केज्ड पैरेट कहा था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने वालों को ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी के समर्थन में यशपाल कपूर नाम के सर्विंग IAS ऑफिसर ने रायबरेली में चुनावी सभाएं एड्रेस करते हुए कांग्रेस को वोट डालने की अपील की थी, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार भी पड़ी थी और उन्हें बाद में इस्तीफा तक देना पड़ा था। जनवरी 31, 1988 को इंडिया टुडे में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजीव गांधी, उनके इटालियन रिलेटिव्स, अमिताभ बच्चन की फैमिली और राहुल गांधी के दोस्तों ने गवर्नमेंट एक्सपेंस पर लक्षद्वीप पर पिकनिक मनाई थी। प्रधानमंत्री रहते हुए लक्षद्वीप जाना तो सही माना जा सकता है, लेकिन अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को सरकारी खर्चे पर घुमाना किसी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में नहीं आता है। डिक्टेटरशिप का थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंट्रोल ओवर जुडिशरी। भारत की जुडिशरी दुनिया का सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम माना जाता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कांग्रेस के 60 साल के रूल में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से लड़ते हुए जुडिशियल सिस्टम आज इतना स्ट्रांग हुआ है कि मोदी सरकार के पार्लियामेंट से पास किए गए लॉ को भी रोक लगाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती थी। 25 अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SM सीकरी रिटायर हो रहे थे और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस JM शैलेट को CJI अपॉइंट होना था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का फेवरेट ना होने के कारण जस्टिस AN रे को 3 सीनियर जजेस से सुपरसीड करवाकर CJI अपॉइंट किया गया। दूसरी बार 28 जनवरी 1977 को जस्टिस AN रे रिटायर होने पर फिर से सीनियर मोस्ट जज जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड कर इंदिरा गांधी ने अपने फेवरेट जस्टिस HM बेग को CJI अपॉइंट किया। अब आते हैं अपने फोर्थ एलिमेंट पे, लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इमरजेंसी का टाइम तो सबको याद होगा, जब पूरे अपोजिशन को जेल में भर के सिटीजन्स के बेसिक फंडामेंटल राइट्स तक छीन लिए गए थे। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को खत्म कर डिक्टेटरशिप को अपना लिया था। जिस डिक्टेटरशिप का डर ऑपोजिशन पार्टीज भारत की जनता को दिखाती आ रही हैं, वो काम एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी एक बार खुद कर चुकी है।
अब हम आते हैं डिक्टेटरशिप के सबसे लास्ट एलिमेंट पे, एलिमिनेशन ऑफ ऑपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ना कोई आइडियोलॉजीज होगी और ना ही कोई ऑपोजिशन होगा, और इस काम में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पीएचडी करी हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने जनता द्वारा चुनी गई स्टेट्स की सरकारों को 7 बार डिसमिस करा। वहीं कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के टाइम पे 49 स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया। मनमोहन सिंह, जिनको सबसे अच्छा, सच्चा और सबसे शांत स्वभाव वाला प्रधानमंत्री माना जाता है, उन्होंने भी 11 बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि डिक्टेटर मोदी ने पिछले 10 साल के गवर्नमेंट में कितनी बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है? 0, 0। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ऑपोजिशन और यूट्यूबर्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी कैसे पिछले 2 बार से इतनी भारी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बना रही है। असल में इनको लगता है कि अगर कांग्रेस के बिना कोई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लगातार 2 बार जीत रही है और कोई लीडर नेहरू फैमिली से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो ज़रूर वो कोई डिक्टेटर ही हो सकता है। इनके द्वारा सही इश्यूज से हटकर डिक्टेटर वाला नैरेटिव फैलाना, जहां मोदी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वहीं ये नैरेटिव भारत की जनता और इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक भी उड़ा रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर लीक, मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स, वेस्ट डिस्पोजल, लोअर क्लास की लिविंग कंडीशंस, ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज ऑन सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस जैसे इश्यूज पर ऑपोजिशन कभी भी मोदी गवर्नमेंट को घेर नहीं पाती है। इसका सिर्फ ये कारण है कि ये जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करना शुरू भी करते हैं तो इनकी गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है और ये भारत के कॉरपोरेट हाउसेस को गालियां देना शुरू कर देते हैं, या फिर देश के अमीरों से पैसा छीन कर गरीबों में बांटने वाली बचकानी बातें शुरू कर देते हैं। 500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। अगर मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको इश्यूज उठाना ही है, क्यों ना जनता के सामने उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्ग्यूमेंट्स करें और उन पर डिस्कशन करने के लिए वीडियोस बनाएं। लेकिन आपको मजा आता है प्रोपेगेंडा का वीडियो बनाने में। इनके ऐसे वीडियो बनाने से 2 चीजें होती हैं। पहला, इनके व्यूवर्स इनकी वीडियोस देखते हैं और फिर चाय की टपरी पर बैठकर डिक्टेटरशिप और पैलेस्टीन वाले गंभीर डिस्कशन करते हैं। और दूसरा, जनता को ऑपोजिशन के आर्गुमेंट्स में सीरियसनेस ना दिखने के कारण भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एक कमजोर और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हुई एक पारिवारिक पार्टी की गवर्नमेंट को हटाकर एक चाय वाले को भारी मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बना देती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।